सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने फ्रांस की क्रांति का अध्ययन किया, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की व्याख्या की, परिणामों का अध्ययन किया। फ्रांस में नेपोलियन के उदय के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं कि नेपोलियन का पतन किस प्रकार हुआ, वो कौन से कारण उत्तरदायी थे जिस कारण ने नेपोलियन का पतन हुआ, जिन कारणों से नेपोलियन का पतन हुआ। नेपोलियन निस्संदेह एक योग्य व्यक्तित्व का धनी था, लेकिन अंततः उसका पतन हुआ। वो कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी जिन परिस्थितियों के कारण नेपोलियन का पतन अनिवार्य हो गया। उसमें अगर पतन के कारणों की व्याख्या करें तो कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं था जिसके कारण नेपोलियन का पतन हुआ हो। नेपोलियन के अगर पतन की शुरुआत देखें तो नेपोलियन के पतन की शुरुआत होती है मुख्यतः स्पेन के साथ युद्ध से, ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय जो युद्ध हुए और जिसमें उसने स्पेनिश वॉर रहा, स्पेनिश युद्ध था। स्पेन हमेशा से फ्रांस का, नेपोलियन का समर्थक और साथी रहा, लेकिन नेपोलियन ने स्पेन के साथ जो व्यवहार किया, यानी एक तरह से स्पेन के साथ नेपोलियन ने गद्दारी की। स्पेन हमेशा साथ दिया, लेकिन स्पेन के सम्राट को हटाकर, जो सम्राट हमेशा नेपोलियन का साथ देता रहा, उस सम्राट को हटाकर उसने अपने भाई जोरम बोनापार्ट को स्पेन का सम्राट बना दिया। और इससे स्पेन में नेपोलियन विरोधी भावना की लहर खड़ी हो गई और स्पेन की जनता ने में जो राष्ट्रीयता की जो भावना और नेपोलियन के विरोधी भाव के लिए जो उन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया, उस संघर्ष का मित्र राष्ट्रों ने, जो नेपोलियन के विरोधी थे, उन्होंने साथ दिया। चाहे वो स्वीडन हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे पर्सा हो, चाहे मिस्र हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रूस हो। तो इस प्रकार से स्पेन के साथ जो वॉर शुरू हुआ वह नेपोलियन के पतन का कारण रहा। प्रायद्वीपीय युद्ध नेपोलियन के पतन के कारण रहे और नेपोलियन ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि स्पेन के नासूर ने, छोटे से फोड़े ने उसे बर्बाद कर दिया। तो पहला कारण रहा स्पेन के साथ नेपोलियन का युद्ध। दूसरा कारण अगर देखें तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच या नेपोलियन के बीच जो संघर्ष होता है, वह संघर्ष भी कारण रहा, क्योंकि प्रत्येक संघर्ष तो युद्ध में नेपोलियन नील नदी के युद्ध में पराजित हो गया और नेपोलियन और नेल्सन के बीच जो संघर्ष हुए हैं, उस संघर्ष से नेपोलियन एक बात समझ चुका था कि इंग्लैंड को प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए, इसलिए उसने महाद्वीपीय योजना अपनाई। तो दूसरा बड़ा कारण था उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था में इंग्लैंड को आर्थिक नुकसान पहुंचाना था, तो विभिन्न देशों के साथ युद्ध करके उन्हें पराजित करके इंग्लैंड के साथ होने वाले उनके व्यापार पर रोक लगाना। इसलिए उसने विभिन्न क्षेत्रों पर सामुद्रिक नाके स्थापित किए। उन नाकों पर उसे अपनी सेना रखनी पड़ी, वो उसके आर्थिक बोझ हो गए, उल्टा उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो गया। और इस आर्थिक व्यवस्था जो इंग्लैंड को पराजित करने के लिए उसे अपनाई, वो उसके बोझ स्वरूप रही। और अंततः जब इंग्लैंड के द्वारा जो व्यापार हो रहा था, उस व्यापार से यूरोप में वस्तुओं का आवाजाही आसानी से थी, तो वस्तुओं का कीमतें इतनी नहीं थी,
लेकिन जब विभिन्न नाकों पर उतने नाके लगा दिए गए तो जो यूरोप से जो निर्बाध व्यापार हो रहा था उस व्यापार पर रोक लग गई, इसलिए कीमतें बढ़ गई और कीमतें बढ़ने से लोगों की स्थिति और अधिक खराब हो गई और तो वो यूरोप के विभिन्न देश नेपोलियन के विरोधी हो गए और इधर फ्रांस की आर्थिक स्थिति नाकों के कारण जर्जर हो गई। बहुत बड़ा कारण नेपोलियन का एक ये रहा कि उसने रूस का अभियान किया, मास्को अभियान। बहुत विशाल सेना लेकर 5 लाख की सेना लेकर रूस अभियान के लिए गया। एक कहावत है, आप प्रकृति से कभी नहीं जीत सकते और रूस के लिए कहा जाता है कि रूस की सर्दियों से कोई नहीं जीत सकता। प्रकृति के सामने जीव हमेशा बेबस होते हैं। प्राकृतिक प्रकोप से आगे कुछ भी किसी की भी नहीं चलती। तो ऐसा ही नेपोलियन के साथ हुआ। नेपोलियन रूस जीतने के लिए 5 लाख की सेना लेकर रूस की ओर गया और रूस के उस मौसम ने सर्दियों में उसकी सेना को मौत की काल की ग्रास में धकेल दिया। एक तरह से कहें उस सर्दियों में उसके बहुत बड़ी सेना या सैनिकों की मृत्यु हो गई और बच्चे कुछ सैनिकों को लेकर नेपोलियन वापस निकला और वापसी के दौरान रूस के सैनिकों ने उन पर आक्रमण किए, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया और एक बहुत बड़ी सेना का अंत हुआ। और इस पराजय से भी नेपोलियन का एक पतन का कारण माना जाता है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सेना पराजित हो गई और लगातार उसने जो युद्ध के मोर्चों पर सेना रखी वो भी एक पतन का कारण रहा। फिर अगर हम देखें तो नेपोलियन ने पोप का जो अपमान किया, इसलिए भी बहुत सारे जो लोग थे कैथोलिक धर्म को मानने वाले, चर्च को मानने वाले, वो उससे प्रारंभ से ही नाराज़ हो गए क्योंकि जब पोप नेपोलियन ने अपना राज्याभिषेक किया तो पोप को वहाँ बुलाया और जब पोप उन्हें मुकुट पहनाने लगा तो नेपोलियन ने स्वयं उनसे पोप से मुकुट धारण नहीं किया बल्कि स्वयं ही उसने अपना मुकुट धारण कर लिया और पोप का अपमान किया। ये पोप का अपमान था क्योंकि उसे मुकुट पहनाने के लिए राज के लिए बुलाया था और उन्हें फिर मुकुट धारण नहीं किया और स्वयं मुकुट धारण कर लिया। और उसके बाद में पोप को ये कहा कि ये जो ताज है मुझे धूल में पड़ा मिला है और इसे मैंने मेरी तलवार के बल से, मैंने शक्ति के बल से धारण किया। तो इससे पोप अपमानित हुआ। तो इस अपमान के कारण यूरोप के समस्त जो लोग कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे वो नेपोलियन की इस कारण से, इस कृत्य से नाराज हुए और नेपोलियन के विरोधी बना दिए। फिर एक बहुत बड़ा कारण था कि इसने के समय में यूरोप की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड की सैनिक शक्ति बहुत सुदृढ़ थी और सामुद्रिक रूप से तो उसको पराजित करना किसी के लिए बहुत मुश्किल था। तो उसके समय में यूरोप में एक शक्तिशाली देश इंग्लैंड का होना, आर्थिक रूप से भी वह संपन्न था, उसके पास विशाल औपनिवेशिक राज्य था, उसकी सैनिक शक्ति मजबूत थी, सामुद्रिक शक्ति और इस महाद्वीपीय व्यवस्था से इंग्लैंड की जो नौसैनिक शक्ति थी उस नौसैनिक शक्ति का मुकाबला सामान्यतः नेपोलियन नहीं कर सकता था, जबकि उसे इस बात की पहले से जानकारी थी कि सामुद्रिक रूप से इंग्लैंड को पराजित करना बहुत मुश्किल है। फिर भी उसने इस प्रकार से किया कि उसने महाद्वीपीय व्यवस्था को अपनाया। तो इस महाद्वीपीय व्यवस्था इंग्लैंड के लिए नुकसानदायक कम रही, फ्रांस के लिए, नेपोलियन के लिए आत्मघाती रही। फिर नेपोलियन ने लगातार युद्धों से भी नेपोलियन का पतन का एक कारण था क्योंकि प्रारंभिक समय में नेपोलियन के साथ जो युद्ध लड़ने के लिए जो सैनिक आए वो अपनी इच्छा से आए और वो अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग करने के भाव से वो युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन नेपोलियन के लगातार युद्धों से फ्रांस की जनता भी, सैनिक भी थक चुके थे।
लेकिन नेपोलियन ने लगातार युद्ध जारी रखे, सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी, सबको अनिवार्य सैनिक सेवा देना अनिवार्य कर दिया और ब्लाक सैनिकों को भर्ती किया। तो ज़बरदस्ती आप समझ सकते हैं किसी को आप युद्ध के मोर्चों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो ब्लाक सैनिकों की भर्ती भी और लगातार युद्ध भी उनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण रहा। फिर विभिन्न राष्ट्रों में जैसे स्पेन के साथ जब उसने युद्ध प्रारंभ किया तो वह उसके लिए बहुत बड़ा कारण रहा पतन का, क्योंकि स्पेन से जो राष्ट्रीयता की लहर उठी उसने पूरे यूरोप को राष्ट्रवाद से भर दिया और स्पेन का सभी देशों ने साथ दिया। तो इस राष्ट्रीयता की भावना का उठना ही भी नेपोलियन के लिए एक पतन का कारण बना। साथ ही नेपोलियन ने अपने सगे संबंधियों के प्रति जितना प्रेम दर्शाया, जो उसने अपने संविधान लागू किया जिसमें समानता स्वतंत्रता की बात कही, उसने योग्यता के अनुसार पदों की नियुक्ति की बात कही, उसने कानून के समक्ष सबको समान और न्याय व्यवस्था की बात कही। लेकिन वास्तविक रूप में जब नेपोलियन ने अपने सगे संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, इससे बहुत बड़ा नुकसान उसी को हुआ। और विशेष रूप से जब उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई लुई नेपोलियन को हॉलैंड का और दूसरे भाई जोरेम को आपने देखा स्पेन और तीसरे भाई जोरेम का था उसे जोसेफ है उसे जोरेम को उसने वेस्टफेलिया का शासक नियुक्त किया था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सही कर लेना भाई, ठीक है ना। तो अभी अपने जोरेम स्पेन का जोरेम को नहीं जोसेफ बोनापार्टा को उसने स्पेन का शासक नियुक्त किया था। और अपने बहन का विवाह भी उसने अपने सेनापति के साथ करके अपनी एक स्थिति को सुदृढ़ बनाया। लेकिन जब नेपोलियन को इनकी ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों ने नेपोलियन की सहायता नहीं की, सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। ये भी नेपोलियन के एक पतन का कारण था। लगातार लड़ने वाले युद्धों से फ्रांस की सेना थक चुकी थी और वह इस श्रृंखला को अब समाप्त करना चाहते थे। अब फ्रांस की जनता या सैनिक चाहते थे कि युद्धों का अंत हो, जबकि नेपोलियन चाहता था विश्व विजेता बनने की, और उस विश्व विजेता का ख्वाब लगातार युद्धों के कारण कमज़ोर होता दिख रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेपोलियन की अधिनायकवादी तत्ता या उसका स्वभावगत जो कमी थी, दोष था, वह भी था। वह प्रारंभिक समय में तो अपने लोगों के सहयोगियों के साथ उनकी सलाह लेता था, लेकिन बाद में उसने सलाह लेना भी बंद कर दिया। उसने लगातार युद्ध की बात जो की वह भी उसके लिए पतन का कारण रही, क्योंकि उसने दूसरों की सलाह नहीं मानी, अपने हितैषियों की सलाह लेना उसने बंद कर दिया। ये भी एक पतन का कारण रहा और वह अब स्वयं को ही अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा। और जब अपने श्रेष्ठता के निर्णय स्वयं लेना और विपरीत परिस्थितियों में सलाहकारों की सलाह को स्वीकार नहीं करना किसी के लिए भी पतन का कारण हो सकती है। तो ये भी एक नेपोलियन के पतन का कारण रहा। फिर अधिनायकवादी सत्ता स्थापित करके भी नेपोलियन ने अपने आप को पतन की ओर ले गया। उस फ्रांस की जनता ने नेपोलियन को फर्श से उठाया और सम्राट बना दिया, लोकतंत्र की स्थापना की। लेकिन नेपोलियन ने अधिनायकवादी तंत्र स्थापित करके लोकतंत्र का गला घोंट दिया, पुनः राजतंत्र स्थापित कर दिया। और ये व्यवस्था निस्संदेह नेपोलियन के लिए आत्मघाती थी। नेपोलियन अगर इसी के स्थान पर लोकतंत्र को जीवित रखता तो शायद नेपोलियन का अंत नहीं होता। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वह अधिनायक तंत्र बन गया, वह निरंकुश बन गया, वह पुनः स्टेट्स जनरल का कोई सलाह नहीं मानता, निरंकुश हो गया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पुनः देखा कि यार बुर्बो वंश फिर उसमें क्या खराबी थी, वो भी तो इसी प्रकार का निरंकुश था। तो उसकी अधिनायकवादी जो सत्ता है
निरंकुशता वाली बात है। और निरंकुश राजतंत्र के लिए ही जनता ने फ्रांस में क्रांति की और पुनः निरंकुशता वाली स्थिति हो गई। यह भी एक नेपोलियन के पतन का कारण रही। तो इस प्रकार से अगर देखें तो बहुत सारे कारण हमने पढ़े हैं जिसके कारण नेपोलियन का पतन हुआ।